लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि सर जुड़ चुके हैं। और रवि सर, काफ़ी दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर, मार्केट कल जिस तरह की तूफ़ानी तेज़ी दिखाई है मार्केट में, और जिस तरह के हमने देखा कि पीएसयू शेयर्स और ये रेलवे शेयर, डिफेंस शेयर, इन सभी में गिरावट है। सब ब्रॉडर व्यू पूछ रहा हूँ, काउंटर स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा। लगता है ये रिकवर होंगे? देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो अगर आपको भरोसा है तो फिर यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। और ये एक ऐसा वर्ड है, भरोसा, आपको कॉन्फिडेंस, जो कि तभी आ सकता है जब आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ विवेक जी, क्योंकि आपने 2 दशक तो आपने भी बिता दिए मार्केट पे। ये सब जो टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं, ये उन लोगों के लिए काफ़ी डरावनी होती है जो रिसेंट अभी इन्वेस्टमेंट करने गए और 20-30% मार्केट वहाँ से करेक्ट हो गया, डर आ गया, सौदे काट दिए, लॉस बुक कर लिया, कहानी बना ली कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना सट्टेबाजारी से कम नहीं है। लेकिन जब आप तूफानी तेज़ी के सामने, यानी अगर तेज़ी से ट्रक आता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और आप वहाँ खड़े रहेंगे तो आप हमेशा चोट खाएंगे। चढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा चोट खाएंगे। कुछ मार्केट ऐसा ही बिहेव कर रहा था हाल फिलहाल में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे आपने डिफेंस की बात की, रेलवे की बात की, मार्केट नए हाई पर है, मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। इन स्टॉक्स में करेक्शन इसलिए आता है क्योंकि कई बार वैल्यूएशंस नीचे आने के बाद वापस से एक बाइंग मोमेंटम बनता है। तो हो सकता है आपको यहाँ पर डर हो, आपके पोर्टफोलियो नहीं चमके हो। हाँ, चमक जाएंगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, थोड़ा टाइम लगेगा। और मज़ेदार बात यह है विवेक जी कि आपके इसमें भी कमेंट में कई पढ़ता रहता हूँ, जब आपके जी। दर्शक करते हैं, पूछते हैं स्टॉक आप कि 1 साल के लिए बता दीजिए, और दूसरा दिन होता नहीं है कि परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो इसका मतलब आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर को ही आप हाईलाइट करिए। फिलहाल इन स्टॉक्स पे अभी थोड़ी सी सहमा हुआ सा क्षेत्र है, थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा डर है, पर इधर उधर ताकें। सबसे बड़ी बात है, मैं आज एक बात आपके थोड़ा 1 मिनट यहाँ पर और लूँगा। जी सर, मैं बिल्कुल। इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके इस पे चैनल को जो लोग भरोसा करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए है ये बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं आपके मन की बात करूं तो अच्छा, जो आपके मन की बात करे वो अच्छा। आज आपने मेरी बात सुनी, स्टॉक ले लिया, प्रॉफिट आया तो वाह वाह। कल वही स्टॉक जब गिरने लगा और मैंने कहा रुकिए, थोड़ा सा गिरेगा, अभी बाद में उठेगा, तो आप फिर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। आप किसी दूसरे को फॉलो करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। दूसरे को फॉलो करने का मतलब आप दूसरे चैनल पे देखते हैं कि मेरे मन की बात कहाँ की गई है, कौन सा स्टॉक, अब ये स्टॉक पे कोई बाय बोल दे। देखिए, जब बाय बोलेगा तो इसका मतलब है कि आपको फंसाएगा। इसलिए एक को फॉलो करें, एक ही पे फॉलो करें, कंप्लीट फॉलो करें, खुद भी रिसर्च करें, लेकिन मार्केट में इधर उधर मत फंसें। क्योंकि इस समय जितने लोगों का नुकसान हो रहा है या जो लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो इससे नहीं ट्रैप हो रहे कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा है, लोग उनको बुद्धू बना के ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, फिलहाल रेलवे की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें। ये ऐसे स्टॉक हैं जो आपको अभी मौका दे रहे बिल्कुल। हैं। 1 साल बाद इन्हीं स्टॉक्स को आप सोचेंगे बाय करने के लिए, नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आज का ये एक एग्जाम्पल देता हूँ, पीटीसी। अभी जब 205 रुपये चल रहा था और लगभग 3 महीने 2 महीने तक आप देखिएगा इसका चार्ट, अगर आपकी स्क्रीन पे लग जाए, 2 महीने से ये एक जगह पे खड़ा हुआ है। सारे लोगों ने कहा फंस गए, पीटीसी में इतना करेक्शन आ जाएगा। कितना करेक्शन आ गया? बिल्कुल सही है, 10-15% का करेक्शन आ गया। आज देखिए क्या चल रहा है, 232 रुपये। 200 और 232 के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वो 15% होता है। चल गया, पता चला गया, अब आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, फिर पूछेंगे पीटीसी, पूछिए पूछिए पीटीसी पूछिए। ऐसा सिचुएशन मत रखिए, तैयारी पहले करिए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाइए और ट्रेड करिए और फॉलो करिए ये विवेक जी को। 10:30 बजे से 11:30 बजे अगर आपको अपना पोर्टफोलियो चमकाना है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, रवि जी ने दो चीज जो मैं भी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक एनालिस्ट को फॉलो करते हैं और फिर आप अलग अलग प्रोग्राम्स में जाकर और दूसरे एनालिस्ट से सवाल पूछते हैं। देखिए, किसी एनालिस्ट ने कोई कंपनी डीपली पढ़ी हुई है और किसी एनालिस्ट को बताना मजबूरी हो गया। तो जिसने डीपली पढ़ी हुई है कंपनी, वो अगर आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं और वो शेयर नीचे भी आ जाता है, तो आप जब अपनी रिसर्च करने जाते हैं तो वो अपनी रिसर्च का पार्ट ये नहीं होता कि आप दूसरे लोगों की रिसर्च पर आ जाएं। आप खुद पढ़ें, और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप उन्हीं एनालिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको ठीक से आंसर मिल सके उस कॉल पर।
लेकिन अब चूंकि हमारा स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी पर तो एक्सरे हो गया, लेकिन एक स्टॉक का भी एक्सरे कर लेते हैं। बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे पर। स्टॉक एक्सरे आज बात करेंगे हम। इसमें काफ़ी दर्शक सवाल पूछ रहे थे कि सर आईआरबी इंफ्रा पर कुछ रिसर्च निकाल दीजिए, फंस गए हैं। तो इसको हमने सोचा कि इसको पढ़ लेते हैं और कंपनी में क्या कुछ चल रहा है, कंपनी के शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा। जून 2023 में इस शेयर की प्राइस रेंज थी 26 से 29 के बीच में, और जून 2024 में इस शेयर ने अपना उच्चतम स्तर लगाया 78 रुपये 15 पैसे का। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न आपको देखने के लिए मिले हैं। अब जाहिर सी बात है कि 26 से 29 की रेंज में ज़्यादातर लोग तो नहीं होंगे, उन्होंने ऊपर चलते में ही कुछ राइट किया होगा, कुछ लोग पैसा बनाकर भी निकले होंगे, कुछ लोग अब 78 से चूंकि 60 रुपये की रेंज पर आ गया शेयर, तो थोड़ा फंस भी गए हैं। शेयर अपने उच्चतम स्तर से चूंकि 20% नीचे आ चुका है। अब अगर देखें तो जो खबर आई थी कि प्रमोटर ने कुछ अपना स्टेक बेचा था जिसकी वजह से शेयर नीचे आया, डेफिनेट सी बात है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल क्या है वो भी देख लेते हैं। Q1 नतीजे तो कंपनी के अनुमान के मुताबिक रहे, एबिटा मार्जिन्स कंपनी के 45% के ऊपर है, ये एक पॉजिटिव बात है। कंपनी की ऑर्डर बुक ये एक अच्छा पॉजिटिव की पॉइंट है, 33,600 करोड़ रुपए की है, जो कि FY24 की आय का करीब 4.5 गुना है। तो ऑर्डर बुक तो है, कंपनी पर काम करने के लिए बहुत समय है, बहुत ऑर्डर्स हैं। साथ ही कंपनी ने 2 लाख करोड़ के ऑर्डर के टेंडर भी भरे हुए हैं, यानी कि बिड की हुई है। अब उसमें से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही कि FY25 में करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के ऑर्डर और ये सिक्योर कर लेंगे, यानी कि इनकी ऑर्डर बुक ठीक ठाक हो जाएगी इस साल के एंड तक। तो कंपनी पे काफ़ी सारा काम होगा। साथ ही डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.88 है, यानी कि कंफर्टेबल जोन में है। कंपनी नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड भी कर सकती है, कैश की जरूरत जो होती है इनिशियल बिड के लिए वो पैसा है कंपनी के पास। लेकिन कंपनी का जो ग्रॉस डेट है वो करीब 12,100 करोड़ रुपए का, नेट कैश करीब कंपनी पर 230 करोड़ रुपए का है। कंपनी टोल कलेक्शन करती है, उसमें अगस्त महीने का भी इन्होंने डेटा दिया जिसमें कि 20% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। कंपनी का जो Q1 में जो टोल कलेक्शन था वो करीब 1500 करोड़ के पार था, जिसमें कि 30% से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिली थी। कंपनी BOT सेगमेंट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में करीब 25% का मार्केट शेयर रखती है, तो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की। वैल्यूएशन को लेकर जरूर सवाल दिल में उठ सकते हैं, क्योंकि कंपनी की FY24 में EPS केवल 1 रुपये थी और PTE मल्टीपल करीब 60 से 62 के रेट पर चल रहा है। लेकिन FY25 में कंपनी की अनुमानित EPS 1 रुपये 60 पैसे, FY26 में अनुमानित EPS करीब 2 रुपये है। जनरली हम अक्टूबर-नवंबर के आसपास जब आते हैं तो हम FY26 की अर्निंग को डिस्काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम 2 रुपये की EPS को डिस्काउंट कर चलें तो काउंटर 30 से 31 के मल्टीपल पर है। ये जो एस्टीमेट्स हैं EPS के, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के आधार पर लिए गए हैं। शेयर की बुक वैल्यू अभी करीब 22 रुपये 80 पैसे है। कुछ एक नेगेटिव बातें जो कि कंपनी में चल रही हैं या पूरे सेक्टर में हमने आती हुई देखी कि 20 किलोमीटर तक के एरिया में अगर आप जाते हैं तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सरकारी नीतियां थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं। साथ ही इस कंपनी को जॉइंट वेंचर कंपनीज में थोड़ा सा कुछ नुकसान हो रहा है। FY25 में कंपनी को 150 करोड़ रुपए का नुकसान इन जॉइंट वेंचर कंपनीज से हो सकता है, लेकिन 150 करोड़ रुपए का ये नुकसान झेलने के बाद भी कंपनी नेट प्रॉफिट में ही रहेगी, कंपनी की ग्रोथ रहेगी, कंपनी की EPS भी बढ़ेगी इस साल में। लेकिन वो नुकसान कंपनी के प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट आ सकता था, उसको थोड़ा कम कर रहा है। अब ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट, मोतीलाल ओसवाल तो न्यूट्रल हैं, उन्होंने तो 61 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन हमने सुबह विनीत सर से बात की, जो वेंचुरस सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं, उनसे हमने पूछा कि सर ये जो टोल की नीति है जो सरकार ने चेंज की है, इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? उन्होंने कहा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज पर ज़्यादा लागू हो रही है, प्राइवेट कंपनीज को कोई नुकसान नहीं देगी। दूसरा कि एक सिस्टम में लीकेज थी, इस लीकेज को दूर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिए, उनका मानना है कि जो प्रमोटर ने जो हाल में स्टेक घटाया था वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से उनके टारगेट्स करीब 70 रुपये के हैं। रवि सर, आप कैसे देखते हैं सर IRB इंफ्रा को? अरे भैया आप तो गूगल हो आपको सलाम है, क्योंकि इतनी डीप रिसर्च के पॉइंट को एक 2 मिनट में कहना बहुत बड़ी बात है। आप रिपीट कर करके सुनिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप
इंफ्रा की तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो 3 कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जिन्हें आप नोट कर लीजिए। पहली आईआरबी इंफ्रा, दूसरी जीएमआर इंफ्रा और तीसरी है केएनआर कंस्ट्रक्शन। मैं गलत तो नहीं हूं? सर अब बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल सर, आप प्लीज। हाँ। अब आपके पास देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। आपने बहुत से रील और वीडियोस देखे होंगे। अब आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, मैंने जाकर पॉलिसी पढ़ी। टोल पे आपने हमेशा रील देखा होगा कि 30 सेकंड से ज्यादा हो जाए तो आप टोल को फ्री में क्रॉस कर सकते हैं। पढ़ा आपने भी देखा होगा इस बिल्कुल रील सर, को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिसी में जाकर पढ़िए, लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें कंडीशन स्टार मार्क करके लिखा है कि ओनली फॉर द कंजेशन टाइम, और वो टाइम ड्यूरेशन है, हमेशा के लिए नहीं है, और हर टोल पे तो है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो ये रील का भ्रम कितना भयानक है, और इसकी वजह से कितने लोग जाके झगड़ा कर रहे होते, अपना मूड खराब कर रहे होते। मत करिए, जाके टोल दीजिए, बढ़िया है, चैन से जाइए, सफर करिए, उसका मजा लीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पॉलिसीज में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। आईआरबी इंफ्रा जो अभी बता रहे थे, उस पर अगर जाते हैं, देखिए मैं जब तक ये देख रहे थे, मैं आपको 1 साल का रिटर्न बताता हूं। 1 साल का रिटर्न है 89.55, अप्रोक्सीमेट 90%। 3 साल का रिटर्न है 260%, 5 साल का रिटर्न है 646%। बताओ कहां कमी है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट है, उसको अगर देखें तो कंपनी बिल्कुल यहां से 61 रुपए चल रही है, कितने के नीचे खराब होगी? खराब का कोई लेवल मुझे यहां पर नजर नहीं आता। लगता है ठीक है, चलो बहुत गिरी तो 48 रुपए तक आ सकती है। 48 रुपए अगर देखा जाए तो 25-30% का करेक्शन है, लेकिन अगर 90% एक साल में चली हो तो 30% करेक्शन के बाद भी तो 60% आप गेन करेंगे। तो ये डिप अगर आप है और फिर आपका विजन 3 से 5 साल का है, तो यही स्टॉक आपको मल्टी बैगर बन के 100-125 रुपए के पास ट्रेड होता हुआ 3 से 5 साल में दिखाई देगा। तब आप कहेंगे कि शायद ये स्टॉक मैं उस समय खरीद लेता। अब लंबे समय की तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। शॉर्ट टर्म पे अगर 55 के नीचे जाता है तो रुक जाइएगा, बाय मत करिएगा, होल्ड करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा। कहां पर? 55 के नीचे जाने के बाद नेक्स्ट लेवल बाय का होगा सिर्फ 48 और 50। 61 पे खरीदना नहीं है तो खरीद लीजिए, कोई रिस्क नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं आने वाला। और इतना पैसा 50-60 रुपए तो आप वैसे ही छोड़ देते हैं। कई कई बार ऐसा होता है, चाय पीने जाते हैं, सिगरेट पीने जाते हैं, बुरी आदतों में खर्च करते हैं, जीएमआर में इसमें डाल दीजिए, आईआरबी में। टारगेट, पहला टारगेट 75, दूसरा टारगेट 85, 3 साल के हिसाब से टारगेट 125। ये दमखम है, आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना है तो लेवल्स फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, तो सर ने इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया और डायरेक्टली मैं बता देता हूं। ले लीजिए रवि सर की तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है वो 61 रुपये का, तो वो तो न्यूट्रल टारगेट है। लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के जो हेड ऑफ रिसर्च विनीत सर हैं, उन्होंने एक फर्स्ट टारगेट दिया 70 रुपये का। तो आप छोटे टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। दैट मीन्स जो प्रमोटर सेलिंग का जो एक इम्पैक्ट था, उसकी वजह से काउंटर नहीं चल पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए रवि सर पॉजिटिव है, और मीडियम टर्म के लिए वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च भी पॉजिटिव हैं। स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर ही विराम देते हैं, लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग की तरफ। छोटे शेयर ऊंची छलांग, आज बात करेंगे उन सभी छोटे शेयरों पर कौन से छलांग लगा रहे हैं आज के सत्र में, कौन लगा सकते हैं। काफ़ी सारे शेयर हैं, काफ़ी सारे हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। चलिए दर्शकों के सवाल से मैं शुरुआत कर लेता हूं। रितु सिंह जी का सवाल है, कैंपस शूज़ पर इनका सवाल है सर, 320 रुपये की इनकी बाइंग है, ट्रेडिंग के लिए लिया था, आज तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में। सर रितु सिंह जी का सवाल है, तो इसमें 320 की इनकी बाइंग है। बस बढ़िया है, आपका कैंपस हिट हो गया और प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि आज का फ्राइडे है और आज के दिन फिर से वापस डिप एक बार मिलेगा, तो इस समय प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल। एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, इनका सवाल है सर, ओसवाल सीड्स पर इन्होंने 36 रुपये के लिए लिए हुए हैं, क्या करना है इनको? ओसवाल सीड्स अगर इस समय देखें तो थोड़ा सा जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने ये विजन नहीं क्लियर किया कि आप लॉन्ग टर्म रखना चाह रही हैं, शॉर्ट टर्म रखना चाह रही हैं। लेकिन हाँ,
फिलहाल अगर आपका शॉर्ट टर्म है तब तो मैं कहूँगा एग्जिट कर लीजिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, आपको वापस से एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिलेगा और 42 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं आनंद शौजी, कोलकाता से हैं। ये पूछ रहे हैं कि ब्लू स्टार में नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्या सर? देखिए, ब्लू स्टार से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपसे कहूँगा कि वोल्टास ले लीजिए, इस समय थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ब्लू स्टार ने तो अपने हाई पर चल रहा है और अगर देखते हैं तो 1843 इस समय चल रहा है, बड़ा अच्छा मोमेंटम गेन किया है इसने 1780 से। तो थोड़ा रुक के लेते हैं, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, 52 वीक हाई पे लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उससे ऊपर नया हाई कोई बनता है, कई बार वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बेस्ट लेवल अगर एकुमुलेट करें तो 1780 बनते हैं। जी, कुछ एक छोटे शेयर्स की बात कर लेते हैं सर, जहाँ पर कि हमने देखा कि इडलवाइज में अच्छे मूव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? ये काउंटर 70 रुपये से करीब चला है और 125 रुपये पर आ गया है। देखिए, जिन लोगों के पास है, पहली बात तो उन्हें अपना पार्शियल प्रॉफिट 60% बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक 132 रुपये तक जा सकता है, फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर बुक करिए। जी सर, आईडीबीआई बैंक का ये भी आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ रहा है, इस काउंटर पर क्या करना चाहिए अब? देखिए, वैसे भी सारे बैंकों के लिए तो मुझे ही आप लोग सब लोग दोष देते रहते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स धीरे धीरे करके चले जाते हैं। 88-87 रुपये से 94 आ गया, 100 रुपये पे आप पे थक जाएगा, वहाँ पर आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फ्रेश एंट्री के लिए अगर देखते हैं तो 90 और 91 ये लेवल ठीक है। जी, पंजाब नेशनल बैंक सर अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी चला नहीं और गिरावट में ये भी पीएसयू के नाम पर थोड़ा गिरता ही रहा। अब कुछ लगता है कि इन पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा जो थोड़े सुस्त हो गए थे, इनमें कुछ गति मिलेगी? कभी कभी विवेक जी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं या कुछ ऐसा खरीद के छोड़ देते हैं, या ये एग्जाम्पल गलत है। ये कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी शर्ट को कहीं टांग देते हैं और उस पर ना 500 रुपये पड़े होते हैं, फिर पता चला वो 6 महीने बाद हम शर्ट को जब उठाते हैं और वो 500 मिलते हैं तो बड़ा गिफ्ट जैसा लगता है। ये स्टॉक एकदम वही स्टोरी है। आपको 52, 50 या फिर 55 इन सब लेवल्स पे अगर आप लेके इसको 6-8 महीने के लिए छोड़ देंगे, कब ये 72 पार करके चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप रोज देखेंगे तो रोज पेन में रहेंगे। बेटर है होल्ड करके रखिए, अच्छे लेवल्स अभी भी हैं, 62 तक के लेवल तो इमीडिएट दिखाई दे रहे हैं, बने रहिए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, पंकज जी हैं हिसार से। पंकज जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पूछिए। कैनरा बैंक के बारे में जानना है सर। कैनरा बैंक सर 114 रुपए पे खरीदा हुआ है और टाटा मोटर सर मैंने थोड़ी देर पहले खरीदा, अभी 997 रुपए पे 100 शेयर। ओके, तो सर ये टाटा मोटर ट्रेडिंग के लिए लिया है या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है? नहीं सर, मैं ट्रेडिंग तो करता ही नहीं हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर टाटा मोटर्स लिए इन्होंने 997 पर, 997 ही चल रहा है और कैनरा बैंक इनके पास 114 के पड़े हुए हैं, इन्वेस्टर हैं तो 106 आ गया है, अब करना क्या है? देखिए, कैनरा बैंक भी अभी 102-105 के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर एवरेज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, नहीं तो हमने पीएसबी की चर्चा की, उस पर ऑप्शन है। टाटा मोटर पे जरूर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि रुकिए, अभी आपने 997 पे खरीदा है, फिलहाल थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। मुझे लगता है 850-880 के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि अगर कल को ये थोड़ा सा बढ़ जाए, 1050 आ जाए, अगर आप निकलना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी के हिसाब से 1020 तक के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में ये 850 और 900 के पास तक जा सकता है। तो मुझे थोड़ा सा वाजिब एंट्री नहीं लग रही है, रुकना चाहिए आपको। तो चाहे तो यहाँ पर आप एग्जिट करके थोड़ा रुक सकते हैं, चॉइस आपकी है। जी, एक हमारे दर्शक हैं देवीलाल यमला जी, ये पूछ रहे हैं साउथ इंडियन बैंक में सर 31 रुपये के लेकर फंस गया हूँ, टाइम फ्रेम 1 से 2 साल का है, क्या करना है? अब 1 से 2 साल का है, आप परेशान हो रहे हैं। 31 रुपये पे 24-25 रुपये के पास घूमता रहता है मार्केट, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलता रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप फंसे नहीं हैं, आप बने रहिए। और 31 रुपये थोड़ा सा धीरे धीरे करके, जब भी इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक बार को थोड़ा बहुत, अगर 24-25 के पास खरीदारी करना चाहें, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो तो खरीदिए। 28, 30, 31 के आसपास तक वापस आपको लेवल दिखाई देंगे। फिलहाल 34 रुपये के टारगेट हैं, तो आप मेरे हिसाब से अभी वेट कर लीजिए। और 2 साल का टारगेट है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कम से कम 42 से 45 रुपये पे खड़े होंगे, इसलिए
फिलहाल चिंता की ज़रूरत नहीं है। जी, प्रदीप गुप्ता जी काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। अपोलो माइक्रो के इनके पास 120 शेयर हैं सर, एवरेज प्राइस 102 रुपये का है। पूछ रहे हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है, क्या लगता है सर 6 मंथ्स ये रख सकते हैं? क्या ये एक्चुअली में क्या हो गया है विवेक जी, कुछ लोग ना बिजनेस चैनल बहुत फॉलो करते हैं ना, तो उनमें ना कुछ ऐसे स्टॉक चिपका दिए जाते हैं जो कभी अच्छे तो रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है टॉप पे चिपकाने की कोशिश की जाती है, मतलब आपको बाय करा दिए जाते हैं। इस स्टॉक को वेट कर लीजिए, 80 रुपए के आसपास आने पे तभी खरीदारी बनती है। अगर आपने ले रखा है, आप चाहे तो बने रहें, कुछ खास ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव इसके फंडामेंटल पे अभी कोई चेंज नहीं है, कोई टेक्निकल यहाँ पर व्यू नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अट्रैक्शन दिखाई देगा और 102 पर ही चल रहा है और 102 का ही इनका एवरेज प्राइस है, तो मतलब अगर आपको निकलवाना है तो आप बोल भी सकते हैं। मैं वही कहने वाला था कि एक बार निकल जाइए, 80 रुपए का तो टारगेट दिया है, वो लेवल आता है तो बिल्कुल बाय करेंगे, लेकिन इन लेवल्स पे थोड़ा रिस्क है। जी बिल्कुल। लेकिन रवि सर एक चीज़ पर मैं और फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि अब इस वीक में तो हमने एक तूफानी तेज़ी देख ली और कल जिस तरह की तेज़ी थी उसने पिछले 2 हफ्ते के सारे जो भी डिसअपॉइंटमेंट थे, डेस्पेयर लोग थे, थोड़ा सा वो सब ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन अब चूंकि नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, और क्रूशल इसलिए रहने वाला है कि कुछ एक ट्रिगर्स हैं जिनका मार्केट वेट करेगा। नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। हालांकि ये डिस्काउंट तो हो चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट तो रेट कट आ ही जाएगा, 50 या 25 से थोड़ा ज़्यादा आता है, 35-40 बेसिस पॉइंट आता है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव सरप्राइज की तरह लगेगा। ईसीबी ऑलरेडी रेट कट कल कर चुका है, चाइना रेट कट करने की बात कर रहा है। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि कहीं ना कहीं दुनिया में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो अपने यहाँ पर रेट कट कर रही हैं, यानी कि मॉनेटरी ईजिंग दुनिया में शुरू हो गई है। कल एफआईज का डेटा बहुत शानदार था। इंडिया में उन्होंने सेकंड हाईएस्ट बाइंग सिंगल डे में की कल के सत्र में। अब बात यह है कि भारत के WPI डेटा भी आएगा। WPI हमने जुलाई में देखा था कि करीब 2% की रेंज पर था। जो अमेरिका अपनी इकोनॉमी को लेकर टारगेट चल रहा है इन्फ्लेशन के, वो इंडिया में पूरे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। RBI गवर्नर भी कंफर्ट में होंगे अगर ये डेटा और अच्छा आता है तो। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब Q2 के एडवांस टैक्स डेटा आने शुरू हो जाएंगे। कंपनियों ने कितना एडवांस टैक्स भरा, उससे एक एनालिस्ट कम्युनिटी ये पता लगा लेती है कि ये Q2 की जो अर्निंग्स होंगी, जो रिजल्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक से हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और सितंबर मिड में अब चूंकि कंपनियों ने कितना एडवांस टैक्स भरा है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाएंगी। रवि सर, सबसे ज़्यादा पहले मैं एक एक इवेंट को लेता हूँ। फेड मीटिंग जो कि 18 तारीख को जब घोषणा होगी, 19 तारीख को जब मार्केट खुलेगा, तो अगर 25 बेसिस पॉइंट कट होता है या उससे ज़्यादा होता है, सर आप 1 या 2 शेयर बता दीजिए दर्शकों को कि फेड की मीटिंग के बाद मैं यहां पर फोकस करूंगा, ये शेयर खरीदूंगा। देखिए विवेक जी, या पहले ही खरीद लूंगा सर, वो भी बता दीजिए, आज ही खरीदवा देते हैं। नहीं देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि फेड के मीटिंग का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे अगर आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का आएगा। तेजी की तरफ तो फिलहाल चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ है, मैं अभी पॉइंट पे आता हूं। और देखिए इस समय क्या है स्टॉक्स में, आपको अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल केस 1 केस 2 लेते हैं। केस 1, अगर फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो इंडिया के RBI पे भी प्रेशर आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा ईज ऑफ किया जाए। ऐसी लिक्विडिटी कम नहीं है, स्टॉक मार्केट में दबा के पैसा आ रहा है और ईज ऑफ कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट जो बड़ा तेजी से पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने जो बात कही कि किसकी तरफ पॉजिटिव होगा, आप समझ गए। अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो IT वाले आजकल जैसे जय श्री राम कर रहे हैं ना, वही होंगे। मतलब कि टॉप पिक में आपका आएगा TCS और सेकंड पिक पे अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो इन्फोसिस की तरफ आपको दिखाई देगा। तो 2 स्टॉक जो आप पूछ रहे थे वो फेड के इंटरेस्ट रेट अगर कट करने तो उनकी तरफ आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट, बिल्कुल आपने सही कहा, वो डिस्काउंटेड है। तो स्टॉक में आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है और मुझे ऐसा लगता है मंडे को मार्केट में थोड़ा तेजी जो है वो रिकती हुई नजर आएगी और गिरावट के संकेत है। इसीलिए यहाँ पर स्टॉक को अगर चूज करते हैं तो शायद वो आपको उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर टॉप स्टॉक्स की तरफ अगर हम जाते हैं कि हमें किन पे बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए, तो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक है कैन फिन होम। ओके। और चूंकि आप उसको अगर देखेंगे, उस स्टॉक को देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है और इस समय चल रहा है वो 944 रुपये, बड़े अग्रेसिव अप ट्रेंड में चल रहा है।
₹1000 के आंकड़े को छू सकता है, 920 की स्टॉप लॉस से बाय करना बनता है, पहला। दूसरा, चूंकि आईटी में अब टीसीएस और इन्फोसिस को बाय करने में डर लगता है, दूसरा है बिरला सॉफ्ट। आपने देखा होगा करेक्शन के बाद 663 के पास चल रहा है, यहाँ से एक बार अपसाइड में 695 तक के लेवल दिखा सकता है, यानी कि 35-40 रुपए का मूव मंडे को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स की चर्चा अगर कर रहे हैं, उनमें सिर्फ 2 अगर फोकस कर रहे हैं तो कैनफिन होम और दूसरा बिरला सॉफ्ट। जी सर, दूसरा डेटा आएगा WPI महंगाई दर का, जिसकी उम्मीद है कि ये भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि CPI महंगाई दर भी कोई खास नहीं बढ़ी, 5 साल के लोग इसके पास ही चल रही है। तो WPI भी वैसे भी 2% की रेंज पर चल रहा है। अगर ये डेटा आता है तो RBI गवर्नर पर जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट कट का प्रेशर तो अब बनेगा। यूरोप में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, जहाँ पर इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में भी नहीं है वहाँ हो रहे हैं, और जहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया वहाँ ना हो, तो ऐसी बात शायद अब ये 1-2 महीने में उठने ही वाली है। सर, इंटरेस्ट रेट कट होगा, सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं जनरली हम बैंकिंग शेयरों पर, NBFC शेयर पर करते हैं। आपने ऑलरेडी एक काउंटर दे दिया कैनफिन होम, आपको लगता है कि कोई सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या कोई NBFC और आप ऐड करेंगे, या कोई भी आप जो इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर हो, रियल एस्टेट हो, ऑटो हो, कोई आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए, मेरे पास बैंकिंग के तो बहुत से हैं, लेकिन मैं सबको अगर देने लगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो आप उतना अफोर्ड नहीं करेंगे, या फिर आप उतने पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन पूरे कंपैरिजन करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। 255 के आंकड़े जल्द छू सकता है, तो मुझे लगता है कि पहला यहाँ पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ा सा NBFC की तरफ फोकस करना चाहिए। एक्चुअली में देखिए अब क्या हो गया, बैंकों ने ना लेंडिंग ज़्यादातर जो है वो NBFCs के थ्रू बढ़ा दी है। 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं NBFC में। अगर मैं NBFC की तरफ जाता हूं, पहला तो आप बजाज की चर्चा देख ही रहे हैं, दूसरा एक छोटा स्टॉक है यूग्रो कैपिटल, जिसे आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों में थोड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। बिल्कुल। तो यूग्रो कैपिटल यहाँ पर ये काउंटर देखें तो करीब 240 की रेंज पर आई थिंक चल रहा है। एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल 243 इस समय चल रहा है, और यहाँ पर भी आप व्यू बना सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। साथ ही सर ने कैनफिन होम बताया, जो कि BFSI स्पेस से है। सर, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, Q2 एडवांस टैक्स के डेटा आने शुरू हो जाएंगे। कंपनियों ने कितना टैक्स भरा इस क्वार्टर में, और किस तरह की अर्निंग्स रहेंगी या क्या कुछ रहेगा। सर, कोई शेयर हैं जो आपको लगता है कि Q2 अर्निंग्स के आधार पर अगले 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए, क्योंकि जो अर्निंग्स आएंगी वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होंगी, 14-15 नवंबर तक वो अर्निंग्स ज़्यादातर रहेंगी, तो ये जो 1.5 महीने का पीरियड होगा काफ़ी बिजी रहने वाला है। लेकिन इस बिजी पीरियड में पहले से अगर पोर्टफोलियो में लेकर रख लें कोई शेयर, तो लगता है कि 1.5-2 महीने में पैसा बनवा देगा। देखिए, इसका ना कोरिलेशन अगर मैं बताऊं ना, तो विवेक जी थोड़ा सा जो है वो फंडामेंटल के विरुद्ध आता है। विरुद्ध क्यों आता है? देखिए, पहली बात है GST कलेक्शन यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और GST कलेक्शन का इम्पैक्ट सरकारी कंपनियों में मिलेगा, और उसके हिसाब से देखते हैं तो आपको जो सब्सिडरीज कंपनी है उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी मैं स्टॉक कंपनी का नहीं दूंगा, वो आपको नेक्स्ट उसमें दूंगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको फोकस करना है, उसमें FMCG काउंटर हैं, जिनमें कि ब्रिटानिया, मारिको, ITC, इनको आप जरूर अभी बाय करके रखिए, काटिएगा नहीं, क्योंकि एडवांस टैक्स में इस बार ये कंपनियां विनर होने वाली हैं। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि कौन से काउंटर हैं, कि आपको हर इवेंट के लिए वहाँ पर किस पर्टिकुलर काउंटर पर पोजीशन बनानी चाहिए। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, सूरज जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सूरज जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए सर। सर बहुत बढ़िया सर। सर मैं रवि सर का सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बिल्कुल सर। पर इससे पहले भी एक बार मुझसे बात हो चुकी है, और सर मेरा एक क्वेश्चन था वरुण बेवरेज से जी। तो सर मैंने 656 भी लिया है सर, आज ही लिया है। अच्छा। तो सर मैं ये सोच रहा था कि ये क्या ये इसको रखना सही है या सर लेते ही घबरा गए आप तो। 100 शेयर ही तो लिए, 656 पे डर क्यों रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट ही है ना, डर नहीं लग रहा, ट्रेडर तो नहीं है ना सर? एक बार राय थे, ट्रेडर नहीं है सर, 6 महीने साल भर रख सकते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। रवि सर, आप ही के नाम के पर्यायवाची हैं सूरज जी। आप भी सूरज हो, वो भी सूरज। सर बताइए कुछ। देखिए सूरज जी, अगर इस समय देखा जाए ना, तो पूरे मार्केट को अगर कंपैरिजन करिए तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू नजर आएगा। यानी कि 2 स्टॉक्स इसके कंपैरिजन में आते हैं, वरुण बेवरेजेस और रेडिको। नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो आपका स्टॉक का तो रेडिको आपने देखा ही है कि पिछली बार आग लग गई थी,
इस बार कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी आग लग जाए। तो वरुण बेवरेजेस अगर आपने साल भर के हिसाब से ले रखा है तो बहुत अच्छा शेयर है, बिल्कुल बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है 750 के आंकड़े छुएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। करेक्शन 632 रुपए तक का भी दिखाई देगा। तो अगर साल भर का है तो फिर घबराइएगा नहीं 632 देख के, नहीं तो कहेंगे सर मैंने लिया और 632 आ गया। तो क्वांटिटी अगर इंक्रीज करनी है तो धीरे धीरे करिएगा। और अगर आपको जमता नहीं है, लगता है कि नहीं मुझे आप इससे बढ़िया बेटर स्टॉक बता दीजिए जिसके कंपैरिजन में मैं कुछ ले लूं, तो GMR इंफ्रा 96 रुपीज़ चल रहा है। 102 और 105 के आंकड़े इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। चॉइस आपकी है जी। जितेंद्र सोनी जी का सवाल है, रवि सर के जैसा मैंने कोई नहीं है वरोक इंजीनियरिंग के सर, इनके पास कुछ शेयर हैं 692 के भाव में, कब तक वेट करूं, प्लीज हेल्प। वरुण वेरोक इंजीनियरिंग सर। अच्छा, वेरोक इंजीनियरिंग, मैंने सोचा कि नहीं सर, वरुण बेवरेजेस तो हो चुका। अच्छा, वेरोक इंजीनियरिंग पे आपने किस लेवल का सॉरी सर खरीदा इन्होंने? सर इन्होंने खरीदा है 692 का। 692 का। तो अभी तो फिलहाल वैसे तो देखिए स्टॉक तो अच्छा है, थोड़ा फंडामेंटल भी यहाँ पर अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन बट क्यों थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है ये अभी मेरे ख्याल से शायद वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट होगा। लेकिन हाँ, स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए। और अपसाइड टारगेट वापस से 750 770 तक के देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए जी। निरोजा जी का सवाल है, चेन्नई पेट्रो पर सर 1050 के लिए थे, अब क्या करना चाहिए? चेन्नई पेट्रो आपने 1050 पे लिया था और इस समय अभी चल रहा है 880 और आगे आ सकता है 800 रुपए तक। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा रखिए, लेकिन फिलहाल सोच समझ के लीजिए, ऐसे तुरंत बाय मत किया करिए, थोड़ा सा रुक के किया करिए। अगर ऑयल और रिफाइनरीज में अगर बाय करना तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ONGC, गेल, NTPC। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो आपको BPCL, HPCL, IOC, वो थोड़े ज़्यादा अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं। ये थोड़ा जो है ओवर वैल्यूड था, इसी वजह से करेक्शन आया, बट कोई बात नहीं। आप 800 के आसपास थोड़ा एवरेज करिएगा। 6-8 महीने का व्यू है तो थोड़ा सा आप जरूर एवरेज कर लीजिएगा। जी। रवि सर आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? आज का थोड़ा सा टफ सवाल है, क्योंकि आज मैं टॉपिक पे सोच रहा था बाय करूं या फिर फेड का इंतजार करूं और सेल करके जाऊं। तो मैंने ये समझ में आया कि चलो कोई नहीं, कुछ स्टॉक्स में तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे मैंने PTC नाम दिया है, जिन लोगों के पास PTC है 232-33 रुपए चल रहा है, भैया बुक कर लो, सुन लो। अगर नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि हमने बुक नहीं किया, नीचे आ गया, और फिर या तो फिर ये कहोगे कि कब तक चलेगा, क्या होगा। तो पहला कुछ स्टॉक्स यहाँ पर पहले बुक बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने की राय है। उनमें अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहता हूँ। पहला कि PTC, मैं PTC इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने PFC, REC, इन सब पे प्रॉफिट बुक करने की राय दी है, अभी एंट्री नहीं करी है। एक और स्टॉक है बलरामपुर चीनी, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा एक स्टॉक है गोदरेज CP, जिसमें कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी कि आपके पास है तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। तीसरा स्टॉक है SDFC लाइफ, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा साइडवेज सा था और उसके बाद फिर एक करेक्शन आ गया, तो यहाँ पर बुक कर लीजिए। गिरावट के संकेत यहाँ पर थोड़े बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि बाय किसको करें। NMDC बढ़िया मूव के साथ निकला है, 235 और 240 रुपए के आंकड़े छू सकता है, तो इस स्टॉक को बाय करिए। NMDC को करंट लेवल पर बाय करिए, 212 का स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट 235 तक लेकर चलिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिर जाता तो घबराइएगा नहीं, ये जब चलता है तो देखिए अभी चल गया ना, जैसे चला, कब 205 से 200 से खींच के 218-20 ले आया, ऐसे ही चलेगा। तो थोड़ा रुक रुक के चलता रहेगा। तो ये स्टॉक है जिसे आप होल्ड कर सकते हो। और एक स्टॉक जो अभी कैनरा बैंक पे जिन्होंने सवाल पूछा था, मुझे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि कैनरा बैंक यहाँ पे एवरेज करने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 105 पे ले करके वापस 114 की चढ़ाई की जा सकती है, जो उनका बाइंग लेवल था, तो जरूर कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस 102 रुपये का रखिएगा। बिल्कुल। तो कैनरा बैंक यहाँ पर खरीदारी करना है, NMDC लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करना है। मैं स्टार्टिंग में पूछ भी रहा था कि माइनिंग का कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर हमें एक माइनिंग का स्टॉक मिल गया है। 220 रुपये पर खरीदना है NMDC को, 235 रुपये के टारगेट के लिए और 212 का स्टॉप लॉस। और साथ ही कैनरा बैंक का यहाँ पर सर टारगेट 114 का रखना है। देखिए इमीडिएट टारगेट 114 का है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट जैसे आप चूंकि 8 महीने और 1 साल अगर रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है 140 तक के टारगेट दिखाई देंगे। ओके, तो ट्रेडर्स 114
और इन्वेस्टर्स 140। ये 2 टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सर ने प्रॉफिट बुकिंग के शेयर बता ही दिए कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर कि आपको प्रॉफिट बुक करना, उसमें पीटीसी इंडिया चूंकि 230 आ चुका है। हमारे एक दर्शक भी थे, सवाल भी पूछ रहे थे, हालांकि उनको रुचि जी ने एक स्टॉप लॉस के साथ रखने के लिए राय दी, लेकिन रवि सर का कहना है कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। व्यूज़ आपको दोनों मिल चुके हैं, आपको मानना किसका है वो आपकी इच्छा है। तो कैनरा बैंक यहाँ पर खरीदारी के लिए 140 रुपये के टारगेट, 114 का भी दूसरा टारगेट है, जो कि एक छोटा टारगेट 14 का और बड़ा टारगेट 40 का। 105 रुपये चल रहा है काउंटर। यहाँ पर आप जिनके पास है वो एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो नया फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हैं। और SBI कार्ड रुचित जैन जी की सलाह थी, जिसमें कि 806 रुपये पर खरीदारी की सलाह थी। उनकी 865 के टारगेट के लिए 785 का स्टॉप लॉस उन्होंने दिया था। साथ ही उनकी जो दूसरी कॉल थी वो थी विप्रो पर, जहां पर कि 548 रुपये पर उनकी खरीदारी की राय थी। 570 के टारगेट के लिए 530 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था उन्होंने। तो ये कुछ हमारे मेहमानों की ट्रेडिंग कॉल्स या इन्वेस्टमेंट कॉल, पोजिशनल कॉल, जहां पर कि आप पोजिशन बनाकर पैसा बना सकते हैं। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो बीच बाजार को तो अब रोकने का समय आ गया है, लेकिन हमारी खास पेशकश मेरा सिर्फ मेरा सवाल, जिसमें कि हम म्यूचुअल फंड्स को जरूर ट्रैक करते हैं। SIPs में कौन सी SIPs हैं जो आपको प्रॉफिट दिलाएंगी, तो हमारा खास शो देखना ना भूलें 4 बजे। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।